हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी को कॉपी करना बहुत ही गलत बात होती है और आप इससे कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट को कॉपी किया और उन्होंने 1400 करोड़ की वेल्थ जनरेट कर ली। मैं बात कर रही हूँ मनीष पोब्रॉय जी की। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज किया था अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर आपके पास 400 करोड़ रुपए आते हैं कहीं से भी, तो आप उससे सबसे पहले क्या करोगे? मोस्टली लोगों का आंसर यही होगा कि वो घर खरीदेंगे, अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नई नई चीजें खरीदेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए मनीष पोब्रॉय जी की, तो जब उनके पास 400 करोड़ रुपए आए तो उन्होंने सबसे पहले वो पैसे खर्च किए थे वॉरेन बफेट के साथ 2 या 3 घंटे के लंच के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है कि आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर लिए सिर्फ एक लंच के लिए। अगर बात की जाए मनीष पोब्रॉय जी की, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि उनकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही वही थी कि जब वॉरेन बफेट के साथ उन्होंने लंच किया था। तो अगर बात की जाए, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, यानी कि 25% एनुअल रिटर्न जनरेट करते हैं, जो कि यूएस जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां पर इन्फ्लेशन ना के बराबर होता है। अब अगर बात की जाए स्टार्टिंग से, तो मनीष पोब्रॉय जी की जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल रैग्स टू रिचेस वाली है। यानी काफी गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे, उनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन स्टिल उन्होंने किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को खत्म किया और साथ में वो यूएस भी शिफ्ट हुए। अब सबसे पहले तो उन्होंने यूएस यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का बिजनेस ओपन करेंगे, जो कि उन्होंने स्टार्ट भी किया। लेकिन बिजनेस में उनको काफी सारी डिफिकल्टीज ऐसी आती थी जिनके सॉल्यूशंस वो निकाल ही नहीं पाते थे। रैंडमली उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, मैं उनको रीड करूंगा और उनको फॉलो करूंगा। और ऐसे ही सडनली इनके पास वॉरेन बफेट की बुक आती है, जो इनको पढ़ के काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल लगती है। एक पॉइंट तो ऐसा था कि जब इन्होंने एक ईमेल लिखा था वॉरेन बफेट को, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं और सारी चीजों को सीखना चाहते हैं। वो कोई भी फीस नहीं लेना चाहते, ना ही वो कोई सैलरी लेंगे, वो बस उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो इस बात पर वॉरेन बफेट ने रिप्लाई किया था कि वो हमेशा अकेले ही काम करना पसंद करते हैं और उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अब जब उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया तो उन्होंने कई सारे तरीकों से वॉरेन बफेट को फॉलो किया। जो जो चीजें वॉरेन बफेट करते थे वही चीजें ये भी करते थे और आज के टाइम पर उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ को जनरेट कर लिया। अब बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 3 चीजों को फॉलो किया जिससे कि इनकी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले की बात की जाए तो वो था सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी कि वॉरेन बफेट ये मानते हैं जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उसे रिजेक्ट कर रहे हो, तो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि मनीष पोब्रॉय हमेशा स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करते थे। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को निकालते थे, उन्हें एनालाइज करते थे और रिजेक्ट करते थे। मैं आपको बताती हूँ एक वेबसाइट जहां पर जाकर आप भी सभी बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साथ में वो काफी ज्यादा लेटेस्ट अपडेटेड भी होता है। और साइट का नाम है dataroma.com। अगर आप यहाँ पर जाकर देखते हो तो आपके पास वॉरेन बफेट हो गए, हर किसी का पोर्टफोलियो आपके पास अवेलेबल होगा, वो भी रिसेंटली अपडेटेड। जैसे कि अगर वॉरेन बफेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो लेटेस्ट 2024 वाला जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं वो आपको शो हो रहे हैं। इसी तरीके से आप भी सारे स्टॉक्स को देख सकते हो और इसमें देख सकते हो कि आपके लिए राइट है या फिर रॉन्ग है। अब सबसे पहले हम हमेशा यही बोलते हैं कि मैं किसी स्टॉक को चूज करता था, अगर मैं वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, उसमें कोई स्टॉक देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यही पूछता था कि इज इट राइट फॉर मी और कैन आई अंडरस्टैंड दिस स्टॉक। अगर उनको ऐसा लगता था कि वो इस चीज को समझ सकते हैं, उस स्टॉक को समझ सकते हैं, तो वो उसे साइड करते थे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देते थे। और हर स्टॉक को जिसमें भी उन्होंने रिजेक्शन दिया है, उस स्टॉक का रीजन भी अपने पास रखते थे कि उस स्टॉक को उन्होंने रिजेक्ट किया क्यों। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मनीष पोब्रॉय हमेशा यही मानते थे कि उन्हें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि उन्हें 5x और 6x रिटर्न्स दे सकते हैं। इसीलिए वो कभी भी ऐसे स्टॉक्स को चूज ही नहीं कर सकते थे जिसमें वो 100% या फिर 200% का रिटर्न देख रहे हैं। उनको हमेशा उन वही स्टॉक्स पसंद आते थे जो कि 3 to 5 इयर्स के टेन्योर पीरियड में उन्हें अपना जो अमाउंट है वो 6 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स कर दे सकते हैं। अब अगर आज के टाइम की बात की जाए तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उसी तरीके के स्टॉक्स को चूज करते हैं जो कि 6 to 7 टाइम्स रिटर्न्स दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसी वजह से भी वो उनके पोर्टफोलियो को चेक करते थे और कॉपी करते थे और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करते थे। थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे भी मनीष पोब्रॉय काफी ज्यादा फोकस करते थे और हमेशा ये बोलते थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको हर क्वार्टर या फिर आपको मंथली बेसिस पर चेक करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसे रिप्लेस करना चाहिए विद गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब इससे आपके जो रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और आपको बेटर और हायर रिटर्न्स मिलते हैं। अब अगर बात की जाए, उन्होंने एक और चीज की हुई थी जो कि शायद ही किसी इन्वेस्टर को पता होगी। मनीष पोब्रोय जब भी किसी स्टॉक को चूज करते थे तो वो बेसिकली एक चेकलिस्ट के थ्रू करते थे, जिस चेकलिस्ट में उन्होंने 150 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। अब वो 150 क्वेश्चंस के बेसिस पर ही उस स्टॉक को चूज करते थे। अगर वो चेकलिस्ट पूरी नहीं होती थी या फिर किसी स्टॉक में ऐसा लगता था कि वो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो उस स्टॉक को रिजेक्ट कर देते थे और सिंपली उनको इसका रीजन भी मिल जाता था कि वो अपने स्टॉक्स को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सिर्फ स्टॉक पिकिंग में ही नहीं, मनीष पोब्रोय हर तरीके से वॉरेन बफेट को फॉलो करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, वॉरेन बफेट एक टाइम पर वो भी एक फंड को मैनेज किया करते थे, वो भी पार्टनरशिप में, और उसमें कोई भी अर्निंग नहीं देखते थे, यानी कि उनसे वो बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं करते थे और बहुत ही मिनिमल चार्जेस में या फिर बहुत ही ना के बराबर चार्जेस में वो उनके पैसे को मैनेज किया करते थे। इसी तरीके से मनीष पोब्रोय ने भी एक फंड खोला था इन पार्टनरशिप ओनली, और उसमें भी वो बिल्कुल भी अपना प्रॉफिट नहीं देखते थे, लेकिन उसमें बिल्कुल ना के बराबर फीस को चार्ज करते थे। अब अगर बात की जाए, वॉरेन बफेट जिस तरीके से वेलफेयर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, उसी तरीके से मनीष पोब्रोय ने भी अपने आप को वेलफेयरनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व किया और इसी में ही उन्होंने एक दक्षिणा फाउंडेशन खोली, जिसमें उन्होंने काफी सारे बच्चों को IIT पार करने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन दिया, पैसे भी दिए। अगर बात की जाए IIT मद्रास की, तो उसमें भी एक स्टूडेंट को एडमिशन दिलाया गया था और उस स्टूडेंट की गूगल में जॉब लगी। अगर बात की जाए पहले के टाइम की, तो जब मनीष पोब्रोय उस स्टूडेंट से मिलने गए थे तो उनके घर में एक स्टूल भी नहीं था कि वो बैठ के चाय पी सकें, लेकिन जब उन्होंने फाउंडेशन से उनको पैसे दिए, IIT मद्रास से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, गूगल में उन्हें करोड़ों के पैकेज की जॉब मिली, तो आज के टाइम पर वो काफी बड़ी पोजीशन पर हैं, साथ में काफी बड़ा घर भी है उनका। तो इस तरीके से वॉरेन बफेट की तरह मनीष पोब्रोय भी वेलफेयर में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे वो वॉरेन बफेट को अपना आइडियल मानने लगे थे, तो उन्होंने एक मेल भी लिखा था जिसपे उन्होंने रिजेक्शन फेस किया था। अब कुछ टाइम बाद जब ये सारी चीजें चल ही रही थी, तो वॉरेन बफेट का मेल आता है मनीष पोब्रोय के पास, जिसमें ये लिखा होता है कि वो जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो उनसे बेटर हैंडल कर रहे हैं और ही सेड दैट ही प्राउड ऑफ हिम। और इस तरीके से उन्होंने इस पूरी चीजों को मैनेज किया और अपने इतने बड़े पोर्टफोलियो को क्रिएट किया एंड रैग्स टू रिचेस वाली कहानी को सच किया। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और आपके पास इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर आपके आइडियल कौन है जिनके पोर्टफोलियो को आप फॉलो करते हो? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।